यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। 1898 की बात है। रोकलैंड काउंटी में एक दुखद घटना हुई। एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और पड़ोसी उसकी शव यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिम फार्ले गुड़साल में घोड़े को बांधने गया। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। हवा ठंडी और चुभने वाली थी। घोड़े को कई दिनों से व्यायाम नहीं कराया गया था और जब वह पानी की नाली में से निकला तो वह खेल खेल में मुड़ा। उसने अपने दोनों अगले पैर हवा में ऊंचे उठाए और जिम पार्ले को मार डाला। स्टोनी पॉइंट के उस छोटे से गांव में उस सप्ताह एक के बदले दो शव यात्रा निकली। जिम फार्ले अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए और बीमे के कुछ $100। उनका सबसे बड़ा पुत्र जिम 10 वर्ष का था और वह ईंट के भट्टे में काम करने लगा। वह मिट्टी सानता था और उसे सांचों में भरकर ईंट का आकार देता था और फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था। जिम को ज़्यादा शिक्षा हासिल करने का कभी मौका नहीं मिला, परंतु उसकी स्वाभाविक मिलनसार प्रवृत्ति के कारण उसमें वह कला थी कि लोग उसे पसंद करने लगे। वह बाद में राजनीति में गया और समय गुजरने के साथ ही उसने लोगों के नाम याद रखने की असामान्य प्रतिभा विकसित कर ली। हालांकि वह हाई स्कूल में नहीं गया, पर 46 साल का होने से पहले उसे 4 कॉलेजों ने मानद उपलब्धि से विभूषित किया और वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के का चेयरमैन और पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बन गया। मैंने एक बार जिम पार्ले का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा। उन्होंने जवाब दिया, कड़ी मेहनत। मैंने कहा, मजाक मत करो। इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर मेरी नज़र में उनकी सफलता का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। नहीं, आपने गलत सुना है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। नाम याद रखने की इसी काबिलियत की वजह से फार्ले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 1932 में व्हाइट हाउस पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियान में रूजवेल्ट का प्रचार किया था। जिप्सम कंपनी के सेल्समैन के रूप में यात्रा करते हुए और स्टोनी पॉइंट में टाउन क्लर्क के रूप में काम करते हुए जिस जिम फार्ले ने लोगों को का नाम याद रखने की तकनीक विकसित की। शुरुआत में यह तकनीक आसान थी। जब भी किसी नए व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती थी, वह उसका पूरा नाम पूछता था और उसके परिवार, बिजनेस और राजनीति विचारों के बारे में कुछ जानकारी भी ले लेता था। वह इन तथ्य और उसके चेहरे को अपने दिमाग में बिठा लेता था और अगली बार जब भी वह उस व्यक्ति से मिलता था, चाहे वह मुलाकात 1 साल बाद भी क्यों ना हो, वह उसे हाथ मिलाते हुए उसके परिवार के बारे में पूछताछ कर सकता था और यह पूछ सकता था कि उसके बगीचे में सब्जियां कैसी लग रही हैं। कोई हैरत की बात नहीं है कि लोग उसे इतना पसंद करते थे और वह इतना लोकप्रिय था। रूजवेल्ट के चुनाव अभियान के प्रारंभ होने के कई महीने पहले जिम फार्ले ने हर रोज पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के सैकड़ों लोगों को पत्र लिखे। फिर वह ट्रेन पर सवार हुआ और 19 दिनों में बग्गी, ट्रेन, गाड़ी और नाव से 20 राज्य और 12,000 मील की यात्रा की। वह शहर में जाता था, लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर या चाय पर लोगों से मिलता था और उनसे दिल खोल कर चर्चा करता था। फिर वह अगले राज्य की यात्रा पर चल पड़ता था। पूर्वी प्रांत में वापिस लौटकर वह हर उस व्यक्ति को पत्र लिखता था जिससे वह पिछली यात्रा में मिला था। संपूर्ण सूची में हजारों नाम थे। उन सभी व्यक्तियों को जेम फार्ले के अपने हाथों से लिखा गया व्यक्तिगत पत्र मिलता था, जिसकी शुरुआत में लिखा होता था प्रिय बिल या प्रिय जैन, और उन पर हमेशा हस्ताक्षर होते थे जिम। जिम पार्ले ने बचपन में ही सीख लिया था कि आम आदमी दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम से ज़्यादा दिलचस्पी रख लेता है। किसी के नाम को याद रखना और आसानी से उसका उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सम्मान देना है। किसी के नाम को भूल जाना या उसकी गलत स्पेलिंग लिख देना बेगनापन और लापरवाही की निशानी है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक बार मैंने पेरिस में एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आयोजित किया और उस शहर में रहने वाले सभी अमेरिकन निवासियों को इसका फॉर्म लेटर भेजा।
क्योंकि फ्रांसीसी टाई पिस्टो को अंग्रेजी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उन्होंने कई नामों की स्पेलिंग गलत गलत लिख दी गलत सलत लिख दी। पेरिस में एक बड़ी अमेरिकी बैंक के मैनेजर ने मुझे एक शिकायती पत्र लिखा जिसमें अपने नाम की गलत स्पेलिंग लिखने के लिए उसने मुझे बहुत कोसा था। कई नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है, खासकर तब जब उनका उच्चारण कठिन हो। इसे सीखने की मेहनत करने के बजाय आमतौर पर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उस व्यक्ति को किसी उपनाम से बुलाने लगते हैं। सिड लिवी को एक ग्राहक से कई बार मिलना पड़ा जिसका नाम निकोडेमस पेपलडुलास था। ज़्यादातर लोग उसे निक के नाम से बुलाते थे। लेविन ने मुझे बताया, उसे मिलने जाने से पहले मैंने उसके नाम पर काफ़ी मेहनत की थी। जब मैंने उसका पूरा नाम लेकर उसका अभिवादन किया, गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडम पेडलोस, तो वह बहुत चक्का रह गया। काफ़ी देर तक वह उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। आखिरकार आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मिस्टर लेवी, मैं इस देश में 15 साल से हूँ, पर आज तक किसी ने मेरा पूरा नाम लेने की कोशिश नहीं की। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरा पूरा और सही नाम लेकर मुझे बुलाया है। एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य क्या था? उन्हें स्टील किंग कहा जाता है, पर वे खुद स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग स्टील के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे, परंतु कार्नेगी यह जानते थे कि लोगों के साथ व्यवहार किस तरह किया जाता है और इसी कारण वे इतने अमीर बन सके। बचपन से ही उनमें प्रखर संगठक शक्ति थी और उनमें नेतृत्व की प्रतिभा साफ झलकती थी। 10 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने यह जान लिया था कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने नाम से बेहद प्रेम करते हैं, और उन्होंने इस जानकारी का उपयोग लोगों की मदद हासिल करने में किया। उदाहरण के तौर पर बचपन में जब वे स्कॉटलैंड में थे तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला। कुछ ही समय बाद उनके पास बहुत से छोटे छोटे खरगोश हो गए, परंतु गरीबी के कारण एंड्रयू के पास खरगोशों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उनके दिमाग में एक जोरदार विचार आया। उन्होंने पड़ोस के लड़के लड़कियों को बुलाया और कहा कि अगर वे उसके खरगोशों को खाना खिलाएंगे तो बदले में वह उनके सम्मान में इन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देगा। यह योजना जादू की तरह कामयाब हुई और कार्नेगी इस बात को कभी नहीं भूले। सालों बाद कार्नेगी ने बिजनेस में इसी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए करोड़ों डॉलर कमाए। उदाहरण के तौर पर वे पेंसिल्वेनिया रेल रोड की स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे। जे एडगर थॉमसन उस समय पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे, इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा है एडगर थॉमसन स्टील वर्कर्स। अब आप इस पहली का जवाब दें। जब पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी है तो आपको क्या लगता है जे एडगर थॉमसन ने पटरियां कहाँ से खरीदी? सीरियस से, रोबक से? नहीं नहीं, आप गलत हैं। एक बार फिर से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि थॉमसन ने वे पटरियां एडगर थॉमसन स्टील वर्कर से ही खरीदी थी। जब कार्नेगी और जॉर्ज पुलमैन रेल रोड स्लीपिंग कार बिजनेस में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे तो एक बार भी स्टील किंग को अपने बचपन का खरगोशों वाला सबक याद आ गया। एंड्रयू कार्नेगी की स्टेन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पुलिसमैन की कंपनी से प्रतियोगिता कर रही थी। दोनों ही कंपनियां यूनियन पैसिफिक रेलरोड से बिजनेस हासिल करने के लिए प्रतियोगिता में अपनी कीमतें घटाती जा रही थी और दोनों ही इस हालत में पहुंच गई थी कि दोनों अपने मुनाफे की सारी संभावना नष्ट किए दे रही थी। कार्नेगी और पुलमैन दोनों ही यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए। एक शाम को सेंट निकोलस होटल में जब दोनों की मुलाकात हुई तो कार्नेगी ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन, क्या हम दोनों दुनिया के सामने खुद को मूर्ख साबित नहीं कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? पुलमैन ने गुस्से से कहा। फिर कार्नेगी ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी, यही कि वे दोनों मिलकर काम करें, प्रतियोगिता के बजाय सहयोग के रास्ते पर चलें। उन्होंने अपने सपने
दिखाने वाली शैली में बताया कि दोनों के मिल जाने से दोनों को कितना अधिक लाभ हो सकता। पुलमैन ने ध्यान से पूरी बात सुनी और आखिरकार उन्होंने पूछा, आप इस नई कंपनी का नाम क्या रखेंगे? और कार्नेगी ने झट से जवाब दिया, जाहिर है, पुलमैन पैलेस कार कंपनी। पुलमैन के चेहरे पर चमक आ गई। मेरे कमरे में आइए, उन उसने कहा। हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। और इस चर्चा के औद्योगिक इतिहास बना दिया। मित्रों और बिजनेस सहयोगियों के नाम याद रखने की नीति एंड्रयू कार्नेगी के लीडरशिप के रहस्य में से एक थी। उन्होंने इस बात पर गर्व था कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के नाम याद थे। वे गर्व से कहते थे कि जब तक उन्होंने कंपनी संभाली तब तक उनकी स्टील मिल में कभी कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं हुई। टेक्सास कॉमर्स बैक्सेयर्स के चेयरमैन बेंटन लव मानते हैं कि कोई कॉरपोरेशन जितना बड़ा होता जाता है वह उतना ही अधिक भाव शून्य होता जाता है। उनका कहना है, इसे एक बार फिर से भावपूर्ण करने का एक तरीका लोगों के नाम याद रखना है। वह अधिकारी जो मुझे बताता है कि उसे लोगों के नाम याद नहीं रहते, वह मुझे दरअसल यह बता रहा है कि वह अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा याद नहीं रख पाता। और सच कहा जाए तो वह दलदल में चल रहा है। कैलिफोर्निया के रोनवा पलोस विडस की कार्ने कर्स फ्लाइट अटेंडेंट थी। उन्होंने अपने कैबिन में बैठे अधिकतम यात्रियों के नाम याद रखने की आदत डाल ली और वे उनकी सेवा करते समय उनके नाम का प्रयोग करना नहीं भूलते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि यात्रियों ने उनकी सेवा की तारीफ उनके मुंह पर भी की और एयरलाइन से भी कहा। एक यात्री ने लिखा, मैं कुछ समय से TWA एयरलाइन से यात्रा नहीं कर रहा हूँ, परंतु अब मैं TWA को छोड़कर दूसरी किसी एयरलाइन से यात्रा नहीं करूँगा। आप मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि आपकी एयरलाइन एक व्यक्तिगत एयरलाइन है और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को अपने नाम पर इतना अधिक गर्व होता है कि वे इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अभिमानी और कठोर P.T. बर्नम, जो अपने समय के महानतम शोमैन थे, इसलिए दुखी थे क्योंकि उनका नाम चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे C.H. सिले के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपना नाम बदलकर बार्नम सिले रख ले तो वे बदले में उसे $25,000 देंगे। सदियों से अभिजाते वर्ग के धनी लोग संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों को आर्थिक सहायता इसलिए देते आ रहे हैं ताकि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित की जाए। पुस्तकालय और संग्रहालय में ऐसे लोगों ने बहुत दान दिया है जो यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनका नाम मानवता के इतिहास से मिट जाए। न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में अस्टर और लेनास कलेक्शन है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में बेंजामिन अल्टमैन और JP मॉर्गन की कलेक्शन है। और लगभग हर चर्च में सुंदरता बढ़ाने वाली कांच की खिड़कियां होती हैं जिन पर उनके दानदाताओं के नाम लिखे होते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय के कैंपस में कई इमारतों पर उन दानदाताओं के नामों की सूची लगी रहती है जिन्होंने उन्हें बनवाने के लिए ढेर सारा धन दिया। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी नाम पर ध्यान एकाग्र करने, उसे दोहराने और अपने दिमाग में उसे बिठाने के लिए ना तो समय देते हैं ना ही मेहनत करते हैं। वे अपने बचाव में यह बहाना बनाते हैं, वे बहुत व्यस्त हैं। पर शायद वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज़्यादा व्यस्त तो नहीं होंगे। रूजवेल्ट लोगों के नाम याद रखने के लिए समय निकालते थे और अपने मैकेनिकों तक के नाम याद रखते थे। इसका एक उदाहरण देखें। क्राइसलर ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर रूजवेल्ट की एक विशेष कार बनाई क्योंकि पैरों के लकवे के कारण वे आम कारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। WF चैम्बरलैन और एक मैकेनिक इस कार को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने गए। मेरे पास मिस्टर चैम्बरलैन का एक पत्र है जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए। मैंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को सिखाया कि असामान्य उपकरणों वाली इस कार को कैसे चलाया जाता है, परंतु उन्होंने मुझे यह सिखा दिया कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा
मिस्टर चैम्बरलैन लिखते हैं, तो प्रेसिडेंट बेहद खुश और प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, मुझे सहज अनुभव कराया और मुझे इस बात से प्रभावित किया कि उनकी उन चीज़ों में बेहद रुचि थी जो मैं उन्हें दिखाने और बताने वाला था। कार इस तरह बनाई गई थी कि इसे पूरी तरह हाथों से नियंत्रित किया जा सके। कार को देखने के लिए बहुत से लोग कार के आसपास जमा हो गए थे और उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है यह बहुत शानदार है। मुझे इस बात एक बटन को छूना है और यह चल देती है और आप इसे बिना किसी कोशिश के चला सकते हैं। मुझे लगता है यह बेहतरीन है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे काम करती है। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं बड़े शौक से इसे खोल खाल कर यह देखना चाहूँगा कि यह कैसे काम करती है। जब रूजवेल्ट के दोस्तों और सहयोगियों ने कार की तारीफ की तो उन्होंने सबके सामने कहा, मिस्टर चैम्बरलैन, आपने इस कार को बनाने में जितना भी समय दिया है और प्रयास किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। यह बहुत ही बढ़िया कार है। उन्हें रेडिएटर विशेष, रियर व्हील शीशे, घड़ी विशेष, स्पाइस लाइट, ड्राइवर की सीट की बनावट, डिग्गी में बने विशेष सूटकेसों इत्यादि सभी चीज़ों की तारीफ की। दूसरे शब्दों में उन्होंने हर उस चीज़ पर ध्यान दिया जिसे बनाने में मैंने काफ़ी सोचा था। उन्होंने एक एक करके कार की विभिन्न विशेषताओं की तरफ मिसेज रूजवेल्ट मिक्स पर्किंस सेक्रेटरी ऑफ लेबर और अपनी सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। वे व्हाइट हाउस के पुराने पोर्टर को भी यह कहकर तस्वीर में ले आए, जॉर्ज ऑफ इन सूटकेसों का अच्छी तरह से ध्यान रखने को बेताब दिख रहे हैं। जब ड्राइविंग लेसन खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, अच्छा मिस्टर चैम्बरलैन, मैं फेडरल रिजर्व बोर्ड को आधे घंटे से इंतजार करा रहा हूँ। मुझे लगता है अब मुझे काम पर लौट जाना चाहिए। मैं अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर व्हाइट हाउस गया था। वहां पहुंचने पर उसका रूजवेल्ट से परिचय कराया गया, परंतु उसकी प्रेसिडेंट से कोई बातचीत नहीं हुई। रूजवेल्ट ने उस मैकेनिक का नाम केवल एक ही बार सुना था। मैकेनिक शर्मीले किस्म का था और उसने अपने आप को पृष्ठभूमि में ही रखा। परंतु हमसे विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की तरफ देखा, उससे हाथ मिलाया, उसका नाम लेकर उसे वाशिंगटन आने के लिए धन्यवाद दिया। और उनका धन्यवाद सही नहीं था, उनके शब्द सच्चे थे। मुझे यही महसूस हुआ। न्यूयॉर्क से लौटने के कुछ दिनों बाद मुझे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के ऑटोग्राफ सहित उनका फोटोग्राफ मिला और एक बार फिर उन्होंने मेरे प्रयासों के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मेरे लिए अब भी यह एक रहस्य है कि उन्होंने इतना सब करने के लिए समय कहाँ से निकाला। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीके में से एक है लोगों के नाम याद रखना और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना। परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अक्सर यह होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे कुछ मिनट तक बातें करते हैं और गुड बाय कहने तक हम उसका नाम भूल जाते हैं। राजनेता को शुरुआती दौर में ही यह सबक मिल जाता है। किसी मतदाता का नाम याद रखना राजनीतिक कला है। इसे भूल जाना हारने की कला है। और नाम याद रखने की योग्यता बिजनेस और सामाजिक संबंधों में भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि राजनीति में। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय और जो नेपोलियन महान के भतीजे थे, यह दावा करते थे कि राज्य करते हुए के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति का नाम याद रहता था। उनकी तकनीक बहुत आसान थी। अगर वे अच्छी तरह से नाम नहीं सुन पाते थे तो वे कहते थे, माफ़ कीजिए, मैं आपका नाम ठीक से नहीं सुन पाया। अगर नाम कुछ अजीब सा हो तो वे यह भी पूछ लेते हैं, इसे लिखा कैसे जाता है। पूर्वी चर्चा के दौरान वे उसके नाम को कई बार दोहराते थे और उस व्यक्ति के हाव भाव और चेहरे के साथ उस नाम को जोड़ लेते थे। अगर सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था तो नेपोलियन तृतीय उसके नाम पर इससे भी ज़्यादा मेहनत करते थे। जब भी सम्राट अकेले होते थे वे एक कागज पर उस नाम को लिख लेते थे, उसकी तरफ देखते थे, उसे याद करते थे और दिमाग में अच्छी तरह उसे बिठाने के बाद ये कागज फाड़ते थे। इस तरीके से वे कानों के साथ साथ आंखों के माध्यम से भी उस नाम को याद रख लेते थे।
इस काम में मेहनत तो लगती थी, पर जैसा इमर्सन ने कहा है, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। नाम याद रखना और उनका प्रयोग करना सिर्फ राजाओं या सफल बिजनेसमैनों का ही विशेष अधिकार नहीं है, यह हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इंडियाना में जनरल मोटर्स का एक कर्मचारी कैन नटिंगम आमतौर पर कंपनी के कैफेटेरिया में लंच करता था। उसने देखा कि काउंटर के पीछे काम करने वाली महिला के चेहरे पर हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती थी। वह लगभग 2 घंटे से सैंडविच बना रही थी और मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच था। मैंने उसे बताया कि मैं क्या चाहता था। उसने हैम को छोटे तराजू पर तोला। इसके बाद उसने मुझे लेटस की एक पत्ती दी, आलू की थोड़ी सी चिप्स डाली और मुझे सैंडविच बना दिया। मुझे सैंडविच थमा दिया। अगले दिन मेरे साथ फिर यही हुआ। वही महिला, वही त्योरियां। मैं मुस्कुराया और कहा, हेलो यूनिस। और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। इस बार वह तराजू भूल गई। उसने बहुत सारा हैम डाला, लेटस की 3 पत्तियां दी और आलू की इतनी सारी चिप्स डाली कि चिप्स प्लेट से गिरने की नौबत आ गई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वह जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह वेटर हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। सिद्धांत 3, याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द है।